बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के मुतालिक। सिट्रिक एसिड साइकिल इसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं या इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जिसको एब्रिविएशन में आप लिख सकते हैं TCA साइकिल। पिछली क्लास में हमने ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस के बारे में पढ़ा था और हमने ग्लाइकोलिसिस में ये पढ़ा था कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दो पायरुविक एसिड में तोड़ देता है। ये दोनों पायरुविक एसिड फिर दाखिल होते हैं क्रेब्स साइकिल में। अच्छा, एक बात ये याद रखनी चाहिए कि क्रेब्स साइकिल इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के पोर्शन में होता है। अब ये दोनों जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो इन दोनों के लिए एक कनेक्टिंग या लिंकिंग स्टेप होता है। उस लिंकिंग स्टेप में क्या होता है कि पायरुविक एसिड पहले साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है और इसकी दाखिली के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू पहले पायरुवेट या पायरुविक एसिड साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके बाद आगे का रिएक्शन होता है। रिएक्शन में क्या होता है कि पायरुविक एसिड या पायरुवेट कोएंजाइम ए के साथ रिएक्शन करता है और इस दौरान पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल टूटकर रिलीज हो जाता है। दूसरी जानिब NAD का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन हासिल कर लेता है और NADH में तब्दील हो जाता है, जबकि कोएंजाइम ए एसिटाइल पोर्शन ऑफ द पायरुवेट के साथ मिलकर एसिटाइल CoA बना देता है और फिर ये एसिटाइल CoA क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो जाता है। इस स्टेप को लिंकिंग स्टेप कहा जाता है और इस स्टेप में हमारे पास एक NADH फ्रॉम वन पायरुवेट प्रोड्यूस होता है। चूंकि ग्लाइकोलिसिस दो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करता है, लिहाजा दो लिंकिंग स्टेप होंगे और हमारे पास दो एसिटाइल CoA बनेंगे और दो NADH इस लिंकिंग स्टेप में बनेंगे। तो लिहाजा आगे जितने भी स्टेप्स होंगे क्रेब्स साइकिल के वो सारे दो दो होंगे। मतलब ये कि दो क्रेब्स साइकिल रन होंगे एक ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में। अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल से आप लोगों को समझाता हूं। ये जो लिंकिंग रिएक्शन है, आइए मैं अब आपको दिखाता हूं। ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है। इस पायरुविक एसिड में आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये एसिटाइल पोर्शन है, जबकि ये दूसरी जानिब कार्बोक्सिलिक पोर्शन है। ये कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर है। कोएंजाइम ए के आखिरी एंड पे एक SH ग्रुप होता है। एक्चुअली ये सल्फर एसिटाइल के इस कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इस रिएक्शन में एक NAD की भी जरूरत होती है। अब होता यूं है कि ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये दोनों यहां से रिमूव होके NAD के पास चले जाते हैं और हमारे पास NADH और इसके साथ एक हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। ये वाला मॉलिक्यूल एज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और ये कोएंजाइम ए एसिटाइल ग्रुप के साथ फिर इस तरह कनेक्ट हो जाता है और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है और इस कंपाउंड को फिर हम एसिटाइल CoA कहते हैं। ये जो कंपाउंड हमारे पास बन जाता है इसको एसिटाइल CoA कहा जाता है। ये फिर आगे दाखिल हो जाता है क्रेब्स साइकिल में। ये एसिटाइल CoA के डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिटाइल CoA चार मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट एसिटाइल ग्रुप का, दूसरा बीटा मरकेप्टो इथाइल अमीन, तीसरा जो पोर्शन है वो है पेंटोथेनिक एसिड का और इसका आखिरी पोर्शन जो है वो ADP कहलाता है। तो ये इस एसिटाइल CoA के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसिटाइल CoA का एंट्री पॉइंट ये है। क्रेब्स साइकिल का आखिरी प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसीटेट एसिटाइल CoA जो अभी लिंकिंग स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था उसके साथ रिएक्शन करके सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट के बाद सिस एक्विनेटेट बन जाता है और इस दौरान वाटर का एक मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। दोबारा सिस एक्विनेटेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और आइसोसिट्रेट बनाता है। आइसोसिट्रेट फिर दो हाइड्रोजन रिलीज करके ऑक्जेलो सक्सिनेट में तब्दील हो जाता है और ऑक्जेलो एसीटेट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट मॉलिक्यूल बनाता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और दो हाइड्रोजन एटम भी रिलीज करके NADH प्रोड्यूस करता है
और इसके साथ एक कोएंजाइम ए भी रिएक्शन करता है, जिसके नतीजे में यहाँ पे हमारे पास सक्सिनाइल को ए बनता है। सक्सिनाइल को ए फिर दोबारा से कोएंजाइम ए बना देता है और इस दौरान एक एटीपी मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बनता है वो सक्सिनेट होता है, यानी सक्सेनिक एसिड। सक्सिनेट के बाद फ्यूमरेट बनता है और इस दौरान भी 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं जो कि FeDH2 प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास मेलेट बनता है और मेलेट फिर ऑक्जेलो एसीटेट में तब्दील हो जाता है और इस दौरान 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास NADH बनता है और यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट दोबारा से एसिटाइल को ए के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा हर स्टेप्स के एंजाइम्स के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं येलो कलर बॉक्सेस में एंजाइम्स के नाम दर्ज हैं। यहाँ पे दोबारा से आप क्रेब्स साइकिल का डायग्राम देख रहे हैं, लेकिन इस डायग्राम में आपको नाम के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर्स भी दिखाए गए हैं। उनके स्ट्रक्चर्स से आपको फिर आसानी से अंदाजा हो सकता है कि कौन से स्टेप में किस तरह मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिंकिंग स्टेप भी दिया हुआ है। लिंकिंग स्टेप मैंने काफ़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हमारे पास जो एसिटाइल को ए बनता है वो जाके ऑक्जेलो एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है। ये यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट की आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि 4 कार्बन्स पे मुश्तमिल है और इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स मौजूद हैं और एक इसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद है। ये एसिटाइल को ए के साथ रिएक्शन करके सिट्रेट बनाता है। ये जो रेड पोर्शन है आप देख सकते हैं वो ये एसिटाइल पोर्शन है। एसिटाइल को ए से जो जुदा होके इस ऑक्जेलो एसीटेट के साथ इस कार्बन पे ऐड हो जाता है। ये जब इसके साथ ऐड हो जाता है तो ये सिट्रेट बनाता है। इस पहले स्टेप में आप देख सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल HOH है। इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसको OH में तब्दील कर देता है और इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐड हो जाता है इस ग्रुप के साथ एज ए OH और ये जो CH3 है ये ऐड हो जाता है इसके साथ और इस CH3 से एक हाइड्रोजन फिर इस कोएंजाइम A के सल्फर के साथ ऐड होके उसको SH बना देता है। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन इस S के पास चला जाता है और ये CH2 हो जाता है और ये CH2 फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये C डबल बॉन्ड O है जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और इसका जो एक O है वो वाटर की तरफ से आ रहा है, ऐड हो रहा है एज ए OH। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज के साथ दिखाया गया है क्योंकि जब ये सोल्यूशन में होता है तो उस वक्त ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है और जबकि वाटर का जो दूसरा हाइड्रोजन है वो इस O के साथ मिलके यहाँ पे आप देख सकते हैं OH बनाता है। तो इस तरह हमारे पास सिट्रेट मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे एक दूसरा स्टेप भी था जो कि सिट्रेट से सिस एकोनेटेट और सिस एकोनेटेट से आइसोसिट्रेट बनाता है। यहाँ पे इन्होंने इसको डायरेक्ट लिंक किया हुआ है। इस दौरान क्या होता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल पहले रिमूव होता है और बाद में दोबारा से ऐड हो जाता है। उस दौरान जो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा होता है वो ये OH मॉलिक्यूल और इसका ये हाइड्रोजन एटम, ये दोनों एज ए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। दोबारा से वाटर का मॉलिक्यूल रिवर्स में ऐड हो जाता है, यानी वाटर का OH इस कार्बन के साथ ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो जाता है। तो लिहाजा ये OH अब बजाय इस कार्बन के इस दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। आइसोसिट्रेट के बाद हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है और इस रिएक्शन में हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और आप इसके कलर से इसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप रिलीज हो गया है। ये इसका पर्पल कलर और ये पर्पल कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया है। और दूसरा इसकी डिहाइड्रोजनेशन भी होती है। डिहाइड्रोजनेशन कहाँ से होती है? ये जो 2 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज होके NADH के साथ मिलते हैं और इस तरह हमारे पास इधर एक NADH भी प्रोड्यूस होता है। और जब ये दोनों हाइड्रोजन ये लूज कर देता है उस वक्त ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देता है, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद हमारे पास सक्सिनाइल को ए बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है जबकि दूसरी जानिब कोएंजाइम ए भी इसमें ऐड हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज हो रहा है?
ये जो COO आपको नजर आ रहा है ये एज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जबकि इसी जगह पे कोएंजाइम A का जो सल्फर है वो इस कार्बन के साथ अटैच होके ये वाला कंपाउंड बना देता है। दूसरी जानिब हमारे पास एक NADH भी प्रोड्यूस होता है। NADH अपने दोनों हाइड्रोजन कहाँ से हासिल कर लेता है? एक हाइड्रोजन तो कोएंजाइम A के जो सल्फर के साथ हाइड्रोजन होता है एक वहां से रिलीज होता है, और दूसरा हाइड्रोजन इस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH का जो हाइड्रोजन होता है जो कि ऑलरेडी सोल्यूशन में होता है वो वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पे काउंट किया गया है। तो इस तरह हमारे पास एक NADH प्रोड्यूस होता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सक्सिनाइल CoA का होता है। उसके बाद हमारे पास सक्सिनाइल CoA से सक्सिनेट बनता है, और इस दौरान आप देख सकते हैं कि कोएंजाइम A रिलीज हो गया है। यहाँ पे आप एक एडिशनल ऑक्सीजन भी देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ CO है जबकि यहाँ पे COO है। तो ये दूसरा जो ऑक्सीजन है ये इस फास्फेट ग्रुप से ऐड हो रहा है इसमें। चूंकि हमें पता है कि ये फास्फेट जो होता है उसके पास ऑक्सीजन होते हैं तो उनमें से एक ऑक्सीजन इसके साथ भी ऐड हो जाता है, और यहाँ पे GDP से GTP बन रहा है क्योंकि GDP के पास दो फास्फेट्स होते हैं और इसके पास ये वाला फास्फेट भी ऐड हो जाता है, तो इस तरह ये GTP प्रोड्यूस करता है और वो जो ऑक्सीजन है वो इसके पास आ जाता है और इसको सक्सिनेट में तब्दील कर देता है। सक्सिनेट फिर आगे फ्यूमेरेट में तब्दील हो जाता है। फ्यूमेरेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है, और आपको पता है कि डबल बॉन्ड जब क्रिएट होता है आपको दो हाइड्रोजन यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो वो दो हाइड्रोजन जब यहाँ से हटते हैं तो वो FeD के साथ मिलकर FeDH2 बनाते हैं। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे इस स्टेप में एक FeDH2 भी प्रोड्यूस होता है। फिर फ्यूमेरेट के बाद मेलेट बनता है। इस डबल बॉन्ड के साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, और वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ ऐड हुआ है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप देख सकते हैं ये दूसरे वाले कार्बन के साथ ऐड हो गया है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे मेलेट प्रोड्यूस हो रहा है। मेलेट फिर ऑक्जेलो एसीटेट में तब्दील हो जाता है जो कि क्रेब्स साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट है, जहां से क्रेब्स साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। और इस स्टेप के दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बजाय OH के अब C डबल बॉन्ड O बन गया है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप तब्दील हो गया है कार्बोनाइल ग्रुप में। और जब ये कार्बोनाइल ग्रुप में तब्दील होता है तो हमें पता है कि यहाँ से दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे, तो ये दो हाइड्रोजन NAD+ अपने पास ले लेता है और NADH प्रोड्यूस कर लेता है, और इस तरह हमारे पास मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, और ऑक्जेलो एसीटेट दोबारा से क्रेब्स साइकिल को शुरू कर देता है। इस स्लाइड में आप एनर्जेटिक्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें हमारे पास कितने NADH बन रहे हैं क्रेब्स साइकिल में, 1 2 3। तो हमारे पास इस एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि हमें पता है कि एक ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे, तो लिहाजा 2 क्रेब्स साइकिल की वजह से हमारे पास 6 NADH बनेंगे। इसी तरह आप FeDH को देखें तो हमारे पास हर क्रेब्स साइकिल में एक FeDH2 प्रोड्यूस होता है, तो लिहाजा इस तरह हमारे पास एज ए होल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 FeDH2 प्रोड्यूस होंगे। और इसी क्रेब्स साइकिल में आप देख सकते हैं कि एक ATP या GTP का मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हो रहा है, और इस तरह हमारे पास हर क्रेब्स साइकिल में हर ग्लूकोज से 2 ATPs प्रोड्यूस होंगे थ्रू क्रेब्स साइकिल पाथवे, और ये सारे फिर जाकर आगे ATP में तब्दील होते हैं, यानी NADH भी और FeDH2 भी। ये बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हमें ATP दे देते हैं। इनहिबिटर्स ऑफ TCA साइकिल, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि TCA साइकिल के एंजाइम्स को इनहिबिट कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो है एक्विनेटेज एंजाइम, दैट इज इनहिबिटेड बाय फ्लोरोएसीटेट। तो फ्लोरोएसीटेट क्या करता है? एक्विनेटेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, और ये जो इनहिबिशन है इसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास क्रेब्स साइकिल में दूसरा जो एंजाइम है वो है अल्फा कीटोग्लूटारेट, दैट इज इनहिबिटेड बाय आर्सेनाइट, और ये भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। तीसरा एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है जो कि मेलोनेट के जरिए से इनहिबिट होता है, और ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। समरी ऑफ द क्रेब्स साइकिल कि कितने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनते हैं। 1 टर्न ऑफ द क्रेब्स साइकिल जनरेट्स 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, 3 NADH बनते हैं, 1 FeDH2 बनता है और 1 ATP बनता है। ये सिर्फ एक क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है। अगर आप 2 क्रेब्स साइकिल ले लेंगे, यानी हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 क्रेब्स साइकिल चलते हैं, तो उस दौरान फिर हमारे पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH, 2 FeDH2 और 2 ATPs बनेंगे। और
ज़्यादातर अगर आप नेट को सर्च करें और मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक NADH बराबर है 2.5 ATPs के और एक FeDH2 बराबर होता है 1.5 ATPs के। तो अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ATPs कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपने हर NADH को 2.5 से मल्टीप्लाई करना होता है और हर FeDH2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगरचे पुरानी किताबों में ये भी मौजूद है कि हर NADH जो है वो 3 ATPs प्रोड्यूस करता है और हर FeDH2 2 ATPs प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे मैंने वो वाला कंसेप्ट यूटिलाइज नहीं किया है, बल्कि मैंने जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है NADH और FeDH2 के बारे में कि NADH 2.5 ATPs प्रोड्यूस करता है और FeDH2 जो है वो 1.5 ATP प्रोड्यूस करता है। और अब इस स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल कितनी ATPs बनेंगी। इस ATP जनरेशन को हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेज 1 यानी ग्लाइकोलिसिस, स्टेज 2 यानी लिंकिंग स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, स्टेज 3 यानी क्रेब्स साइकिल। पहले देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने ATPs बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में जो नेट ATPs बनते हैं वो 2 ATPs हैं। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 NADHs भी प्रोड्यूस हो रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बाद में 3 ATPs प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये होगा कि 2 NADH, अगर एक NADH 2.5 ATPs प्रोड्यूस करता है तो 2 NADHs को फिर हमें 5 ATPs प्रोड्यूस करने चाहिए थे। बाज़ जगहों पे आप देखेंगे नेट में भी और टेक्स्ट बुक्स में भी कि वहाँ पे 5 यहाँ पे लिखा होता है कि ये भी 5 ATPs ही प्रोड्यूस करते हैं और बाज़ जगहों पे इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 6 ATPs उन्होंने बाज़ में लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 ATPs वाला उठाया है, यानी इसको 1.5 के साथ किया है। वहाँ पे जो लोग ये 3 ATPs को कंसिडर करते हैं 2 NADH ऑफ ग्लाइकोलिसिस से, वो उसकी वजह ये बताते हैं कि चूंकि ये NADHs जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस चूंकि साइटोसोल में यानी साइटोप्लाज्म में होता है, तो वहाँ पे ये NADHs बनते हैं और NADH को जब आना होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो उसको इंटर होना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चूंकि इस पे एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है इस NADH को और ये आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं इंटर हो सकता, लिहाजा ये जो NADH है जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है उसको 1.5 ATP के बराबर कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ATPs बन रहे हैं। 5 जगहों पे यहाँ पे 5 ATPs भी कंसिडर किया गया है। अच्छा, लिंकिंग स्टेप चूंकि इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो वहां पे हम 2.5 कंसिडर करेंगे ATPs को और लिहाजा 2 NADHs बनते हैं और तो ये 5 ATP के बराबर है। अगर आप ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की तरफ चले जाएं तो वहां पे चूंकि हर TCA साइकिल में 1 ATP बनता है और एक ग्लूकोज से इस तरह 2 ATPs बनते हैं और एक ग्लूकोज से चूंकि 2 क्रेब्स साइकिल रन होते हैं तो लिहाजा उस दौरान हमारे पास 6 NADHs बनते हैं। तो उसको जब हम 2.5 से ज़रब देते हैं तो वो 15 ATPs के बराबर बन जाता है। और इसी तरह हमारे पास हर क्रेब्स साइकिल में एक FeDH बनता है। चूंकि हर ग्लाइकोलिसिस के लिए 2 FeDHs बनते हैं तो लिहाजा उसको जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 3 ATPs बनते हैं। जब आप इन सब को ऐड करते हैं तो आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 30 ATPs बनकर आ जाते हैं। बाज़ किताबों में इस 30 ATPs की जगह उन्होंने 32 लिखा होता है, बाज़ में 36 है और बाज़ जगहों पे 38 है। और 38 के बारे में ये कहा जाता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ATPs जो पॉसिबल हैं थ्योरेटिकली वो 38 है। उस वक़्त जब आप हर NADH को 3 ATPs कंसिडर करें और हर FeDH को 2 ATPs कंसिडर करें तो उस वक़्त फिर ये 38 ATPs को कंसिडर करते हैं कि वो इतने टोटल ATPs पॉसिबल होते हैं। यहाँ पे रेगुलेशन दिखाया गया है कि हाउ सिट्रिक एसिड साइकिल इज रेगुलेटेड या व्हाट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो यहाँ पे आप डिफरेंट मॉलिक्यूलों के नाम देख सकते हैं। जिनके साथ ये क्रॉस लगा हुआ है वो इनहिबिटर के तौर पर काम करते हैं और जिनके साथ ये ग्रीन कलर में आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, सर्कल में बंद है, वो सारे मॉलिक्यूल्स एज ए एक्टिवेटर काम करते हैं। और ये दोनों जो इसके साथ यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखा हुआ है ये उस एंजाइम्स के ईदर इनहिबिटर्स हैं या एक्टिवेटर्स हैं। तो लिहाजा इस एंजाइम्स के लिए ये सारे इनहिबिटर्स हैं और ये वाले सारे एक्टिवेटर्स हैं। इसी तरह इस एंजाइम के लिए ये NADHs और ये दूसरे मॉलिक्यूल्स एज ए इनहिबिटर काम करते हैं जबकि ADP एज ए एक्टिवेटर काम करता है। इस एंजाइम के लिए ATP एज ए इनहिबिटर काम करता है और कैल्शियम आयन और ADP
एज ए एक्टिवेटर काम करते हैं। इस एंजाइम के लिए सक्सिनाइल कोए और NADH एज ए इनहिबिटर हैं, जबकि कैल्शियम आयन एज ए एक्टिवेटर काम करते हैं। तो इस तरह हमारा ये वाला लेक्चर भी यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इसका नेक्स्ट वाला लेक्चर या इसका पिछले वाला लेक्चर सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां पे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें, आपको अगला और पिछला दोनों लेक्चर वहां पे मिलेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।